हिंदी साहित्य के छायावादोत्तर युग की बात हो और रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। आज के साहित्यिक विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसे युग प्रवर्तक की जिनकी कलम से आग भी बरसती थी और कोमल भावनाएं भी। हम बात कर रहे हैं साहित्य में द्वैत यानी डुअलिटी के सबसे बड़े प्रणेता की। अब देखिए, दिनकर जी के जीवन और उनके काम को गहराई से समझने के लिए अर्धनारीश्वर शब्द सबसे सटीक चाबी है। अर्धनारीश्वर यानी शिव और पार्वती का वो कल्पित संयुक्त रूप। ये सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि द्वैत को समझने का एक बहुत ही गहरा दर्शन है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? यही द्वैत स्वयं दिनकर जी के पूरे जीवन और उनके साहित्य में कूट कूट कर भरा हुआ है। इसी दर्शन को असल में जीने वाले हमारे ये रचयिता कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने राष्ट्र कवि हैं। वो सिर्फ एक साधारण लेखक नहीं थे, बल्कि एक ही समय में कमाल के कवि और बहुत ही प्रखर गद्यकार दोनों थे। मतलब एक तरफ कविता का वो उफान और दूसरी तरफ गद्य की बिल्कुल स्पष्ट विचारधारा। इन दोनों पर उनका अद्भुत अधिकार था। इस संतुलन ने ही तो उन्हें पूरे देश में राष्ट्र कवि का वो ऊंचा दर्जा दिलाया। चलिए उनके इस ऐतिहासिक सफर पर एक नजर डालते हैं। 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय के एक छोटे से गांव सिमरिया में उनका जन्म हुआ। वहां से जो यात्रा शुरू हुई ना, उसने उन्हें छायावादोत्तर युग का सबसे चमकता सितारा बना दिया। और फिर दशकों तक साहित्य के इस विशाल आसमान पर राज करने के बाद 24 अप्रैल 1974 को वेल्लोर में इस महान आत्मा ने अंतिम सांस ली। एक छोटे से गांव से उठकर पूरे राष्ट्र की आवाज बन जाना सच में बहुत प्रेरणादायक है। और इस पूरी यात्रा में उनकी जड़ें हमेशा अपनी जमीन से मजबूती से जुड़ी रहीं। उनके विचारों की शुरुआती नींव रखी उनके माता पिता मनरूप देवी और रवि सिंह जी ने। आगे चलकर जीवन के हर उतार चढ़ाव में उनकी पत्नी श्यामवती देवी जी का उन्हें पूरा संबल मिला। इसी पारिवारिक सपोर्ट सिस्टम की बदौलत दिनकर जी की कलम ने वो उड़ान भरी जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताता हूं। अक्सर हमें लगता है कि इतने बड़े साहित्यकार बस अपनी डेस्क पर बैठकर लिखते ही रहते होंगे, है ना। लेकिन दिनकर जी का प्रोफेशनल ग्राफ देखिए। शुरुआत की बरबीघा के एक स्कूल में हेडमास्टर के तौर पर, फिर वो सब रजिस्ट्रार बने, उसके बाद जनसंपर्क विभाग में सब डायरेक्टर और फिर कॉलेज में प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष। सोचिए, इतने भारी भरकम प्रशासनिक और एकेडमिक कामों के बीच भी वो ऐसा कमाल का साहित्य रच रहे थे। ये सच में अकल्पनीय है। और उनका ये सफ़र यहीं नहीं रुका, वो कामयाबी के बिल्कुल सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे। उन्होंने मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय और फिर भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति का अहम पद संभाला। इसके अलावा राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी बहुत गहरी छाप रही। वो राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रहे और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी बने। एक ही इंसान अपने जीवन में इतनी अलग अलग और प्रभावशाली भूमिकाएं कैसे निभा सकता है, ये सोचने वाली बात है। इन सारे विशाल उपलब्धियों के बाद चलिए वापस लौटते हैं उनके उस द्वैत या अर्धनारीश्वर वाले पहलू पर जो उन्हें इतिहास में अमर बनाता है। एक तरफ वो ओजस्वी काव्य के महारथी हैं, तो दूसरी तरफ विचारों से भरे गद्य के उत्कृष्ट रचयिता। उनकी असली विलक्षण प्रतिभा इसी बात में है कि उन्होंने पूरी तरह से अलग अलग इन दोनों विधाओं में न सिर्फ लिखा, बल्कि दोनों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। अगर उनकी कविताओं की बात करें तो इस जादुई सफर का आगाज हुआ था उनकी बिल्कुल पहली रचना प्रणभंग से। उसके बाद तो जैसे झड़ी लग गई। रेणुका, हुंकार, रसवंती, उर्वशी और कुरुक्षेत्र जैसी अमर रचनाओं ने पूरे देश में एक नई चेतना जगा दी। और हाँ, नीलकुसुम, हारे को हरिनाम और विशेष रूप से रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा की वो ओजस्वी पंक्तियां, उन्हें पढ़कर आज भी रगों में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ जाती है। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव। लेकिन ठहरिए, गद्य में भी वो किसी से कम नहीं थे। मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, वर्ड पीपल और शुद्ध कविता की खोज जैसे उनके काम बिल्कुल बेजोड़ हैं। संस्कृति के 4 अध्याय को तो साहित्य और इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। और इसी लिस्ट में शामिल है उनका वो मशहूर निबंध अर्धनारीश्वर, जो उनकी बौद्धिक गहराई, तार्किकता और वैचारिक स्पष्टता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो हम सबके दिमाग में गूंजता है, वो ये कि आखिर कैसे एक अकेले व्यक्ति ने राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को भी आकार दिया और साथ ही साथ हिंदी साहित्य की आत्मा को भी अपने शब्दों में इतनी खूबसूरती से पिरो दिया। एक प्रशासक, एक राजनेता, हमारे राष्ट्रकवि और एक महान गद्यकार,
दिनकर जी का जीवन चीख चीख कर कहता है कि अगर संकल्प अटूट हो तो सब कुछ संभव है। इस विश्लेषण के बाद मैं तो बस यही कहूंगा कि आपको उनके रचे गए उस अद्भुत मूल साहित्य को खुद जरूर पढ़ना चाहिए। यकीन मानिए, ये एक ऐसी यात्रा होगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे।